खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। लंच ब्रेक के दौरान स्कूल से 3 छात्र लापता होने पर मचा हड़कंप। NEB क्षेत्र के हरदेवदास स्कूल के बच्चों की जारी है तलाश। हत्या के दोषी पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के परिजनों को तलवारों से किया घायल। पाटा गांव में सामने आई वारदात। वहीं बंटवारे के विवाद में जेठ ने महिला पर किया जानलेवा हमला। पेपर लीक के मुद्दे पर NSUI ने कला कॉलेज पर किया प्रदर्शन। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने केंद्र को लिया आड़े हाथ। और साल के चंद दिनों में ही दर्शन देते हैं बूढ़े जगन्नाथ महाराज। नारियल बांधकर सुभाष चौक मंदिर में मन्नतें मांग रहे हैं श्रद्धालु। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के NEB थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल से कक्षा 7 के 3 छात्र लंच ब्रेक के बाद लापता हो गए। स्कूल प्रशासन ने इसकी सूचना परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने NEB थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामला दर्ज कर बच्चों की तलाश में जुटी है, लेकिन 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है। लापता छात्रों में ढाडोली निवासी 13 वर्षीय योगेश प्रजापति और उसके सहपाठी उमेश और अक्षय मीणा शामिल हैं। यह तीनों नेहरू नगर स्थित हरदेवदास उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 7 के छात्र हैं। 2 बच्चे पास ही रहते हैं, जबकि योगेश बस से 12 किलोमीटर दूर से आता है। योगेश के चाचा भूरेलाल प्रजापति ने बताया कि बुधवार को सुबह करीब 10:30 से 11 बजे के बीच लंच ब्रेक हुआ था। इसके बाद तीनों छात्र वापस कक्षा में नहीं लौटे। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही के कारण बच्चे परिसर से बाहर निकल गए। उनका कहना है कि जब उन्होंने स्कूल से जानकारी मांगी तो उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। सर, मेरा नाम छोटलाल प्रजापति है और मैं ढाडोली गांव का निवासी हूँ MI थाने में। तो मेरा एक भतीजा है योगेश नाम का, 13 साल का बच्चा है, 7वीं क्लास में पढ़ता है। ये हरदेवदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है NEB, उसमें पढ़ रहा है LKG से। तो कल 10:30 बजे इस बच्चे के साथ 2 बच्चे और थे, तीनों बच्चे लापता हो गए स्कूल से। ये घटना लंच दौरान हुई। उस समय एक भारी लापरवाही की गई स्कूल की तरफ से। बच्चे वहाँ से चले गए, उन्होंने कोई उनका ध्यान नहीं दिया। काफ़ी लेट हमें सूचित किया गया और हमको बोला गया कि भाई हमारा काम सूचित करना है, आप अपने स्तर पर को देखिए। कोई सपोर्ट नहीं दिया गया हमारे साथ। वो ना थाने आए, स्कूल से गए सर। उन्होंने हमें 1 घंटे बाद सूचित किया और हम जब गए तो उनका कहना यह था कि हमारा काम सूचित करना है, आप अपने स्तर पर देखिए सर। 2 बच्चे हैं, वो कौन है? 2 बच्चे हैं, वो मीणों के हैं, वो भी उसी क्लास में पढ़ते हैं, इसी एज के बच्चे हैं। मेरा जो भतीजा है उसका नाम योगेश कुमार है। 2 बच्चे हैं, उनका नाम, एक का नाम उमेश मीणा है, एक अक्षय मीणा है। ये रहने वाले वैसे रहनी सारी के हैं, लेकिन यहाँ रेंट पे रहते हैं इनकी मदर के साथ। पहले भी आ चुका है क्या? तो ये पहले बार बच्चे भाग चुके हैं, ऐसा सुनने में आया है। बाकी सर लापरवाही है। एक तो वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी गेट पर, बच्चे वहाँ से निकले कैसे? वो भागते हुए दिखाई दिए फुटेज के अंदर। हम गए तो हमको फुटेज नहीं दिखाया गया, पुलिस के जाने के बाद फुटेज दिखाई गई। उसके बाद उनका कोई सपोर्ट नहीं अब तक। दूसरी बार बच्चे 24 घंटे से गायब है सर, अब तक कोई सुराग नहीं मिला सर। महिला की यह है कि सर उनका कोई परिजन अब तक क्यों नहीं आया सर, बच्चे का पिता अब तक क्यों नहीं आया सर। 2 बच्चों का सिर्फ वो महिला घूम रही है और उसके साथ एक पर्सन है जो कोई किराएदार है, वो हमारे साथ था। उधर विद्यालय के निदेशक अनिल शर्मा ने बताया कि 2 छात्र रोज की तरह लंच के समय घर खाना खाने जाते थे। संभावना है कि तीसरा छात्र भी उनके साथ चला गया। जब लंच समाप्त होने के बाद तीनों छात्र वापस नहीं आए तो शिक्षकों ने तुरंत परिजनों को फोन कर सूचना दी। उन्होंने बताया कि CCTV फुटेज में तीनों छात्र पीछे के गेट से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कूल के अन्य छात्रों से पूछताछ में जानकारी मिली है कि लापता छात्र आपस में खाटू श्याम जी जाने की बात कर रहे थे। उधर NEB थाना प्रभारी सीमा ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही विभिन्न स्थानों के CCTV फुटेज खंगालकर बच्चों की सघन तलाश की जा रही है।
हत्या के मामले में उम्र कैद के दोषियों के परिजनों पर दूसरे पक्ष ने तलवार और छुरी से हमला कर दिया। दुकान में रखे गेहूं को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। इसके बाद दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। इसके चलते हत्या के दोषी पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह के परिवार की 3 महिलाएं घायल हो गई। जिला अस्पताल में भर्ती 40 वर्षीय त्रिलोचन कौर की पीठ पर करीब आधा फीट का घाव हुआ। वहीं महिला कर्मजीत कौर और नवजोत कौर के हाथ पर तलवार से कट लगा है। घटना नौगावा थाना क्षेत्र के पाटा गांव में बुधवार दोपहर की है। एएसपी दीपक कुमार ने बताया कि हत्या मामले में पहले जो पीड़ित पक्ष था अब वह आरोपी है। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। एएसपी ने बताया कि झगड़ा मकान के पास में एक दुकान को लेकर हुआ था। वहीं गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है। उधर घायल महिला के भतीजे गुरविंदर सिंह ने बताया कि दुकान में रखे गेहूं को लेकर झगड़ा हुआ है। इसके चलते आरोपियों ने चाचे पर तलवार और फरसे से हमला कर दिया। गौरतलब है कि अवतार सिंह मर्डर केस में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह सहित अनूप सिंह, दलजीत सिंह के अलावा कुल 9 लोग उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अवतार सिंह के परिवार के लोगों पर हमले का आरोप है। अब ये पुरानी रंजिश चली आ रही है। जैसे सबको मालूम ही है, अनूप सिंह, दलजीत सिंह जो इसमें मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, उसी परिवार में आपसी दोबारा फिर से ये झगड़ा हुआ। कोई दुकान पे इनका कोई अपना गेहूं का कोई मामला था, उसको लेके इनका विवाद हुआ। और त्रिलोचन कौर जो हमारी चाची जी हैं, उनको मैं लेके आया अपने साथ और नौगावा से यहाँ मैं उनको लेके आया और उनके काफ़ी गहरी चोट है। लगभग मानो आप करीब 1 फुट का उनको घाव है। किन चीज से हमला किया गया इनका? तलवार, फर्शी, इन चीजों से। कौन लोग थे मारने वाले? अजय पाल सिंह और गोलू 2 आदमी थे ये। बाकी मैं मौके पे नहीं था और कौन थे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। इनके बेटे लगते हैं ये दोनों? ये अवतार सिंह जिनकी पहले जिनके मर्डर केस में ये सजा काट रहे हैं, उनका ही बेटे हैं। मामला जो झगड़ा हुआ वो गेहूं का शटर का ताला तोड़ा उन्होंने। वो उनको रोकने के लिए गए और वो पहले ही हथियार से लैस थे। वो एक बहाने से बुलाया उन्होंने और 100 लड़कियां और लड़के तलवारों और चक्कू से उन्होंने वार कर दिया लेडीजों पे। कौन लोग थे वार करने वाले? वो लोग थे एक तो अजय पाल सिंह, अवतार सिंह के लड़के दोनों, और लड़कियां थी, उनकी बहू थी। सब तलवारों से और चक्कू से उन्होंने हमला करा। महिला 2 घायल हुई है। क्या क्या नाम है इनके? एक त्रिलोचन कौर है, इनको तलवार और फरसियों से मारा है, और एक कर्मजीत कौर। अच्छा, उसका तो अभी ये झगड़ा मतलब ताला तोड़ने पे हुआ? क्या हुआ, क्यों तोड़ा? गेहूं निकाल के ले जा रहे थे इनका। अच्छा, किनका? बचन सिंह का गेहूं ले जा रहे थे। और वहीं गोंदगढ़ में जमीन विवाद के चलते जेठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी पर फरसे से जानलेवा हमला कर दिया। सिर पर फरसे के घातक वारों से लहूलुहान महिला को पहले गोंदगढ़ और फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल महिला के सिर पे 15 टांके आए हैं और शरीर पर 3 जगह गंभीर चोट के निशान हैं। पीड़िता के परिजन जफरू ने बताया कि वे 3 भाई हैं और लंबे समय से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। बुधवार शाम को घर पर कुछ लोगों की मौजूदगी में बंटवारे की बातचीत चल रही थी। जफरू का कहना है कि उसने अपने हक की सिर्फ 1 बिस्वा जमीन मांगी थी। ऐसे में उसका बड़ा भाई साहबुद्दीन अचानक आपा खो बैठा और जफरू की पत्नी के सिर पर फरसी मार दी। इसके बाद वह फरार हो गया। झगड़ा हुआ था घर पे। कहाँ पर? फायरी गोविंदगढ़। अच्छा, फिर उन्होंने मेरे भाइयों ने, शाहबुद्दीन ने, जिलसान ने, अरसाद ने और अरशिदा ने, रफीकन ने, रुखसीना ने, शर्मीना ने, सुमैया, मदीना, मनीष, इन तमाम लोगों ने इस पे फरसे से वार किया। घायल हुई महिला का क्या नाम है? सवाना। कहाँ की रहने वाली है? फायरी। अच्छा, झगड़ा किस बात पे हुआ है? एक हमारी थोड़ी जगह का विवाद था। कौन की जगह? हमारी जगह। साइबर के लिए पुलिस लेके गई थी? किसको? किसी को अपने परिवार में साइबर उन्हीं को ले गई थी। किनको ले गई थी? शाहबुद्दीन को, क्या जिलसान मामला को। हुआ था वो पुलिस ने उठाया था, साइबर क्राइम करते हैं वो लोग। फिर उन्होंने पुलिस उठा लिया उन्होंने। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर कुछ नहीं, वो जेल चले गए, कुछ छूट गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर गुरुवार को एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया।
कला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर इस प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश महासचिव विनोद जाटव और हार्दिक वर्मा सहित छात्र नेता दीपक वर्मा, कर्ण वर्मा और इरफान काजोता ने किया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री के पुतले फूके गए। वक्ताओं ने कहा कि छात्रों के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में सूरज, शौकीन खान, दिलशाद खान, मोहित वाल्मीकि, विनीत, करण राजपूत और हेमंत गुर्जर सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि जब लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया तब जाकर प्रधानमंत्री मोदी को समझ आया कि पेपर लीक हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्स के गठन की बात कर रहे हैं, लेकिन 12 साल में 150 से ज्यादा पेपर लीक हो गए और एक को भी सजा नहीं हुई। जूली गुरुवार को अपने अलवर स्थित ऑफिस में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को आड़े हाथों लिया। जूली ने कहा कि जिस बेरहमी से दिल्ली में बच्चों को पीटा गया और बालिकाओं से दुर्व्यवहार किया गया वह बेहद शर्मनाक है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि राहुल गांधी लगातार छात्रों के गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं के बीच गए और उनकी आवाज उठाई। उन्होंने कभी खुद के लिए नहीं बल्कि हमेशा बच्चों के हक की बात की है। कि आप छोटे से निवेदन पे आप बता रहे हैं। मैं आज इस प्रेस की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के उस ट्वीट से करना चाहूंगा जो उन्होंने आज सुबह किया है। और आज सुबह उन्होंने बच्चों के लिए बहुत बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक की बात की है कि हम ऐसी फास्ट ट्रैक अदालतें शुरू करेंगे जिससे कि जो निर्णय है वो तुरंत है। मैं पूछना चाहता हूं, 12 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं और 12 साल से पेपर लीक हो रहे हैं, तो फिर 12 साल से फास्ट ट्रैक कोर्ट आपकी कहां चली गई? आज आप कह रहे हो कि हम पेपर लीक माफिया को कड़ी सजा देंगे, तो अब तक इस पेपर लीक माफिया, इसका मास्टरमाइंड कौन है, उनको आपने अब तक क्या कड़ी सजा दी? आज आप कह रहे हो कि हमसे गलती हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज जो किया है, बच्चों के साथ जो व्यवहार हुआ है, तो जब पहला पेपर लीक हुआ 3 मई को और उसके बाद जो है लगातार पूरे देश के अंदर पिछले 2-2.5 महीने से युवा आवाज उठा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम करके पूरे देश के अंदर युवाओं के बीच में जा रहे हैं, तब तो आपने एक दिन भी जवाब नहीं दिया। और पेपर लीक के अंदर लगातार 3 साल से तो नीट का पेपर ही लीक हो रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर चुके हैं, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज आपको सब कुछ ऐसा नजर आने लगा कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है और इतने दिनों से मोदी जी को नजर ही नहीं आ रहा था? वो अहंकार, वो घमंड, वो तानाशाही, वो हिटलरशाही आज कहां चलेगी? अब बच्चे जवाब मांग रहे हैं आपसे। आज जो स्थिति बच्चों के साथ आपने की है, जिस बेरहमी के साथ बच्चों को मारा है, जिस प्रकार से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया है, ऐसा होता है लोकतंत्र के अंदर? गांधीवादी तरीके से अनशन करने वालों को आप सफेद कपड़ा उड़ाकर उनको उठा के ले जाते हो, जैसे लोकतंत्र की आपने अर्थी बना दी हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी भूख हड़ताल करे तो दिक्कत, पैदल मार्च करे तो दिक्कत, विपक्ष का नेता अगर संसद के अंदर सवाल पूछे तो दिक्कत, और विपक्ष का नेता अगर आपके घर आके सवाल पूछे तो आप उनको उठवाओ, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार कराओ। राहुल गांधी जी ने एक बार ये नहीं कहा कि मेरे साथ पुलिस ने क्या व्यवहार किया। प्रियंका गांधी जी ने एक बार ये नहीं कहा कि हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। हमारे नेताओं ने हर बार ये कहा कि छात्रों के साथ किस प्रकार का व्यवहार ये सरकार कर रही है। तो आज मोदी जी को
ये सारी चीजें कैसे नजर आने लग गई। आज कल जिस प्रकार की स्थिति बनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी कल ये बयान दे रहे थे कि जो जंतर मंतर पर लोग बैठे हैं ये पत्थरबाज हैं, ये विदेशी फंडिंग हो रही है, ये किसी के इशारे पे इनको लाया गया है, ये भाड़े के टट्टू हैं। ये तो मदन राठौड़ जी ने कल ही कहा है। तो आपके बीजेपी के लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं कि नहीं नहीं बच्चों के साथ गलत हुआ है, तो इसकी जवाबदेही किसकी है। आज देश का प्रधानमंत्री अगर ये मान लेता है कि बच्चों के साथ गलत हुआ है तो इसका मतलब आपकी सरकार गलत कर रही है। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। उधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अलवर में 2 मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के शासन में शुरू किए गए थे और उनका 90% विकास कार्य भी कांग्रेस शासन में हुआ था। इसका श्रेय पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जाता है। उनके प्रयासों से देसुला में ईएसआई मेडिकल कॉलेज 1000 करोड़ की लागत से बनाया गया था, जबकि दूसरा मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया अलवर जेल परिसर में मनमोहन सिंह सरकार के दौरान शुरू हुई थी। उस वक्त प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार थी, इसलिए इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाना चाहिए। जूली ने कहा कि यदि भाजपा सरकार को डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर आपत्ति है तो फिर अलवर के लोक देवता महाराजा भर्तृहरि के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया जाए। यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी पे ये लोग रख रहे हैं। पहले तो यही निवेदन है कि इसकी शुरुआत ये देन सरदार मनमोहन सिंह जी की थी। अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री पे रखते हैं तो सरदार मनमोहन सिंह जी पे रखें। और हमारे नेताओं से इनके प्रॉब्लम है तो हमारे अलवर के देवता भर्तृहरि उनके नाम पे रखें। आप खैरतल तिजारा का नाम तो भर्तृहरि जी के नाम पे रख रहे हो, लेकिन अलवर के मेडिकल का कॉलेज जो बना है उसका नाम भर्तृहरि जी के नाम पे नहीं रख रहे हो। ये जवाब मैं चाहता हूँ हमारे दोनों मंत्रियों से, वो इसके बारे में बताएं कि अब भर्तृहरि जी इतने पराये क्यों हो गए कि आप भर्तृहरि के नाम पे हमारे मेडिकल कॉलेज का नाम क्यों नहीं रखें। और जबकि ये देन कांग्रेस की है, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के अथक प्रयासों से 2 मेडिकल कॉलेज, एक ईएसआईसी का और दूसरा हमारा, ये हमने यहाँ पे स्वीकार किया, हमारी गवर्नमेंट ने स्वीकार किया। काम हमारे गवर्नमेंट के समय में हुआ, ये आखिरी काम रंग रोगन पेंटिंग जो है ये आपके समय में हो रही है। आप तो वो लोग थे जिन्होंने 8 से 13 में जब ये मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ उसको निरस्त किया था 13 से 18 के अंदर। इन्हीं लोगों ने इसी मेडिकल कॉलेज को निरस्त किया था। जब हमारी वापस सरकार आई 18 से 23 में, फिर हमने इसको वापस सैंक्शन किया। मेडिकल कॉलेज ईएसआईसी का वो भी लोगों ने कैंसिल किया और उसको भी वापस जो है शुरू हुआ। तो दोनों ही ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के लिए और हॉस्पिटल के लिए तो बीजेपी वाले कह रहे थे कि भंवर जितेंद्र सिंह जी पे हम एफआईआर दर्ज कराएंगे कि नियम विरुद्ध यहाँ कैसे कर दिया। अब उन लोगों को जवाब देना चाहिए। वो वहाँ जा जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, फीता काट रहे हैं, अपनी प्लेट लगा रहे हैं, इस चीज़ का तो जवाब दें। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, अभी एक न्यूज़ आज आई है, कल से ही चल रही है कि जो रिफाइनरी में अब तेल आएगा तो उसके पेट्रोल पंप अलग से शिक्षण संस्थाओं में खोलने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो हमारी शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उनको शैक्षणिक रूप से ही आप चलने दें। उनके अंदर इस प्रकार का कमर्शियल चीज़ें नहीं करें कि उसमें बच्चे डिस्टर्ब। कल ने कोई घटना दुर्घटना तो अलग मैटर है, लेकिन फिर भी भीड़ भड़का रहता है, आवाजाही रहती है, इस प्रकार की चीज़ें रहती है। तो जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है उनमें तो कम से कम राजनीति नहीं करें। और वहीं भाजपा ने पेपर लीक के मामले में विपक्षी पार्टी पर राजनीति के आरोप लगाए हैं। पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार कांग्रेस पार्टी के शासन के समय अधिक संख्या में पेपर लीक हुए थे। वहीं विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र पर अड़ा हुआ है, जबकि इस प्रकरण में उनका कोई दोष नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषियों पर कार्रवाई की बात कह चुके हैं। वर्मा ने आरोप लगाया कि अमेरिका में रहने वाला युवक कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर युवाओं को गुमराह कर रहा है।
सर, दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, लाठीचार्ज भी हो रहे हैं, छात्र भी उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, एक ही मांगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र होना चाहिए। नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान को ही त्यागपत्र देना चाहिए था। बच्चे पिट रहे हैं, इसके बावजूद ना तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, ना प्रधानमंत्री हटा रहे हैं। देश में भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। पार्टी के या पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, देश में भाजपा सरकार के खिलाफ कोई आक्रोश नहीं है। नीट का पेपर लीक होने की जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस शासन में राजस्थान ले लीजिए या पूर्व में केंद्र सरकार थी उस समय लीजिए, बहुत सारे पेपर लीक हुए, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का आंदोलन या युवाओं को बहकाने का काम नहीं किया। ये काम ओनली कांग्रेस कर रही है कि जंतर मंतर पे इकट्ठा हो जाओ, और विपक्षी दल के जो लोग हैं वो उसको सहयोग कर रहे हैं। छात्रों की बात को नरेंद्र भाई मोदी ने देश के प्रधानमंत्री ने माना था, और जिन्होंने काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो अरेस्ट भी हुए हैं। जब तक किसी काम को न्यायिक जांच तक नहीं पहुंच लोगे तो उसका परिणाम नहीं निकलते हैं। ये देश को गुमराह कर रहे हैं कांग्रेसी, और ये देश को गुमराह करके युवाओं में जबरदस्ती देश के विरुद्ध काम करवाने की प्रेरणा है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है और युवाओं को नौकरी चाहिए। पिछले 13 साल में 12 साल में जो मोदी का शासन है उसमें युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। 2 करोड़ प्रति साल मोदी जी ने युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया था, और अब नीट का है तो 22 लाख युवाओं ने एग्जाम दिया। तो जब शिक्षा मंत्री जिम्मेदार हैं, जब वो परीक्षा नहीं कर पाए, ये कराई तो उसमें नकल हुई, उसका पेपर लीक हुआ, तो जिम्मेदारी तो सीधी शिक्षा मंत्री की है। ठीक है, बीजेपी के राज में भी वसुंधरा सरकार में तमाम राज्य सरकार और केंद्र सरकार भाजपा की है, तो उसमें पेपर लीक हुए हैं। कांग्रेस के शासन में हुए, ठीक है, लेकिन अब तो भाजपा की सरकार है, भाजपा की जिम्मेदारी है, भाजपा के शासन में घटनाक्रम हो रहा है, तो जिम्मेदारी सरकार ये कह के नहीं बच सकती कांग्रेस के शासन में हुए। जब सरकार के समय हो रहा है तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जवाबदेही से कैसे भाग सकती है सरकार? देखिए, सरकार हमारी जवाबदेही के लिए तैयार है, बैठ के बात करने को भी तैयार है, लेकिन देश में अनाग्रह मतलब जबरदस्ती युवाओं को बहका के आंदोलन करने की बात हो, देश में एक अभद्रता फैलाओ है, शांति बनाए रखने में योगदान देना चाहिए। दिल्ली के अंदर जबरदस्ती का उपद्रव किया जा रहा है, ये गलत है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कल मैं संसद में देख रहा था, जब संसद हुई है, कुछ लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि साहब एक ही सेंटर में बहुत सारे बच्चे पास हो गए अच्छे नंबरों से। केरल के अंदर हमारे मंत्री जी ने खुद धर्मेंद्र प्रधान जी ने जवाब दिया कि केरल से लेके वो दूसरे स्टेटों में देखिए, कई जगह जो टॉपर हैं वो केरल के आए हैं, महाराष्ट्र के टॉपर हैं, बिहार के लड़के टॉपर हैं, और दूसरे केंद्र के लोग टॉपर हैं। तो जबरदस्ती कोई एक आरोप लगा के और युवाओं को गुमराह करें, ये गलत है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि इसकी न्यायिक जाँच हो रही है, उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी, और देश के खिलाफ न मोदी था न रहेगा। सबका साथ सबके विकास की बात करिए। युवाओं की रही बेरोजगारी की, बहुत ढेर सारी वैकेंसियां निकली। अभी देखिए सीजीएस में 22,000 वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी निकली। युवाओं से ज्यादा 50 से 60 साल के लोग वहां शामिल हुए थे, और वो ये कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं। देखिए, जब युवाओं की समस्या है, हम मानते हैं उनकी बात है, तो उनको बात रखने का तरीका होना चाहिए था। एक अमेरिका में बैठ के किसी कॉकरोच पार्टी का निर्माण कर दे और देश में एक नया मूवमेंट शुरू करना चाहे, युवाओं को गुमराह करके देश को अशांति करना चाहे, यार ऐसे व्यक्ति के साथ आम आदमी लग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए थी कि आप लोग अपनी आवाज उठाइए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आवाज उठानी चाहिए। और रही बात पीटने की, देखिए जिसमें जो भी थे पुलिस के कर्मचारी थे, हाँ ये कह रहे हैं कि उनका नेम प्लेट नहीं थी। जब किसी आंदोलन में ज्यादा उपद्रव होने की व्यवस्था हो जाए तो देश की व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस अपना हर तरह का प्रयोग करती है, लेकिन मारना पीटना, पुलिस ने भी मारी पीटी हुई है, कई पुलिस वालों के सर फूट गए, हाथ टूट गया, पैर टूट गए, उनको तो देखिए आप। लेकिन फिर भी शांति बनाने में योगदान देना चाहिए था, ये उपद्रव नहीं करना चाहिए। अलवर में भगवान जगन्नाथ महोत्सव जारी है। एक और जहां इंद्र विमान देर रात्रि रूपबास पहुंचा, वहीं सुभाष चौक स्थित मंदिर में बूढ़े जगन्नाथ महाराज की पूजा रथ यात्रा के बाद से ही बुधवार शाम प्रारंभ हो गई। साल के इन खास दिनों में ही उनके दर्शन होते हैं। मंदिर के महंत देवेंद्र शर्मा ने बताया कि यह चल प्रतिमा है और बूढ़े जगन्नाथ जी के दर्शन करने भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ नारियल बांधकर मन्नतें मांगी जाती हैं, साथ ही महिलाओं द्वारा सत्संग कीर्तन किया जा रहा है।
मंदिर का जब निर्माण हुआ था उस समय जो प्रतिमा स्थापित की गई जगन्नाथ जी की है, जो कि अमूल्य पाषाण है। ये प्रतिमा अचल प्रतिमा है और जो सवारी में जाती है वो चल प्रतिमा है, जो कि चंदन कांच निर्मित है। भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की सवारी कल भड़ेली नवमी को यहाँ से गुब्बाज के लिए गई, जो करीब रात्रि में 2:30 बजे पहुँची। उसके बाद वह मेला चालू हो गया। यहाँ श्री श्री जगन्नाथ बूढ़े जगन्नाथ जी महाराज जो अचल प्रतिमा है उसके दर्शन चालू हो गए और यह भीड़ आथा आनंद से लोग उनके आशीर्वाद के लिए आ गए। कल शाम को 7 बजे से ही लगातार दर्शन चल रहे, क्योंकि ये परंपरा है कि जब चंदन काष्ठ निर्मित प्रतिमा जो चल प्रतिमा है उस सवारी के लिए रवाना होती है तो बूढ़े जगन्नाथ जी के दर्शन चालू हो जाते हैं। उधर सुभाष चौक से रवाना भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रात करीब 12 बजे शहर के नंगली सर्किल पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु नंगली सर्किल से मन्नीकबड़ सड़क मार्ग पर मौजूद रहे, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं ATL द्वारा रथ यात्रा का सीधा प्रसारण किया गया। 25 जुलाई की रात्रि रूपबासे से रूपहरी मंदिर में दिव्य वरमाला महोत्सव संपन्न होगा। वहीं हर साल की तरह राजर्षि अभय समाज द्वारा रथ यात्रा में राम दरबार की मनमोहक झांकी शामिल की गई। अभय समाज के महामंत्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि इसमें महानिर्देशक मनोज कुमार गोयल एवं श्रृंगार और वेशभूषा निर्देशक प्रदीप सेन का विशेष योगदान रहा। वहीं अन्य स्वयंसेवकों की भूमिका रही। और वहीं भगवान जगन्नाथ मेले के अवसर पर जगह जगह प्याऊ लगाकर जल सेवा की जा रही है। संयुक्त व्यापारी महासंघ की ओर से अलवर के शहीद स्मारक के सामने 7 दिवसीय प्याऊ का शुभारंभ किया गया। वहीं प्याऊ के समीप खंडेलवाल सेवा संगठन की ओर से भंडारे का आयोजन हुआ। महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि रथ यात्रा वापसी तक ठंडे मीठे पानी और शरबत की प्याऊ प्रतिदिन 24 घंटे चालू रहेगी। 25 जुलाई को जानकी माता की सवारी निकलने के दौरान नींबू की शिकंजी पिलाई जाएगी। प्याऊ के अंतिम दिन जो है, इस प्याऊ पर जब भगवान जगन्नाथ जी महाराज जानकी माता को ब्याह करके जब वापस शहर में पधारेंगे, उस उपलक्ष्य में प्याऊ पर शीतल जल की मीठे जल की व्यवस्था तो होगी, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजित होगा भगवान की आगवानी के लिए। और प्याऊ जब तक चलती रहेगी, प्याऊ 27 तारीख की रात तक चलेगी, जब तक भगवान का रथ आएगा। जी आज 22 तारीख श्री जगन्नाथ जी महाराज की जो रथ यात्रा आरम्भ हुई है उसके उपलक्ष्य में ये प्याऊ लगाई गई है। जो ये 5वीं प्याऊ है 2022 से शुरू हुई थी और लगातार निरंतर ही चल रही है और 27 तारीख तक जब तक रथ यात्रा वापसी आएगी ये 24 घंटे लगातार प्याऊ चलती रहेगी। और आज साथ में ही खंडेलवाल सेवा संगठन की तरफ से भंडारे की व्यवस्था भी की और आज 151 किलो दूध का ठंडा मीठा शरबत बिना एसेंस के आम जन को भक्तों को पिलाया। संयुक्त व्यापारी महासंघ द्वारा जो ये प्याऊ लगाई गई है, इसमें किसी प्रकार का प्लास्टिक या डिस्पोजल का उपयोग नहीं किया जाता, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। सिर्फ बोतलों के द्वारा ये पानी पिलाया जाता है और इससे हमारे डिस्पोजल की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता। संयुक्त व्यापारी महासंघ की ओर से जो प्याऊ लग रही है, इसमें 25 तारीख को जब जानकी मैया शादी के लिए जाएंगी तो उस दौरान यहीं से उनका समापन होता है और जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनके लिए प्रसाद, क्योंकि 11 रहती है इसलिए नींबू की शिकंजी का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि जो व्रत वाले हैं वो आराम से ले सकते हैं और फल फ्रूट और 2-2 लड्डू का प्रसाद भी वितरण किया जाता है। उधर स्काउट एंड गाइड फेलोशिप की तरफ से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर कंपनी बाग के सामने जल मंदिर बनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं को शरबत एवं ठंडा पानी पिलाया गया। जिलाध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उधर भगवान श्री जगन्नाथ मेला महोत्सव विषय पर निबंध प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें 50 विद्यालयों के 5000 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्री जगन्नाथ मेला कमेटी अलवर द्वारा गुरुवार को इन स्कूलों में एक साथ निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के संयोजक OP शर्मा ने बताया कि इसमें कक्षा 3 से 12 तक के 3 वर्गों में विद्यार्थी शामिल हुए। उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ मेला महोत्सव के इतिहास, सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक परंपराओं एवं लोक जीवन से
जुड़े पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। सह संयोजक कपिल शर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के साथ साथ 5-5 सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। भगवान जगन्नाथ जी के मेले के अवसर पर जगन्नाथ मेला कमेटी की ओर से अलवर का लोक उत्सव भगवान जगन्नाथ जी का मेला, उसके विषय पर आज निबंध प्रतियोगिता अलवर के लगभग 50 से अधिक स्कूलों में, जिसमें 5000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और कक्षा 3 से 5 सब जूनियर, 6 से 8 जूनियर और 9 से 12 सीनियर वर्ग में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई। इस प्रतियोगिता में जो विजेता छात्र होंगे उनको आगामी दिवस में जगन्नाथ जी के मंदिर प्रांगण में पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ओम प्रकाश शर्मा, प्रतियोगिता संयोजक, निबंध प्रतियोगिता। आज अलवर के जगन्नाथ जी मेले के उपलक्ष्य में अलवर के विभिन्न राजकीय और प्राइवेट स्कूलों में तकरीबन 5000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। बच्चे हमारे लोक साहित्य को जानें और उससे जुड़ें, इसके लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई है। अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इसमें पूर्व सभापति और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरुका को अध्यक्ष और लक्ष्मी नारायण को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। निर्वाचन अधिकारी लोकेंद्र कुमार ने बताया कि 13 जुलाई से नाम निर्देशन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें 11 संचालक मंडल के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित किए गए, जिसमें से 5 सदस्य व्यक्तिगत और 6 सदस्य कोऑपरेटिव सोसाइटी से निर्वाचित हुए। कुल 11 सदस्यों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुने हैं। नवनियुक्त अध्यक्ष नरुका ने कहा कि किसान हित के कार्य प्राथमिकता के साथ कराए जाएंगे। किसानों को समय पर उर्वरक सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के मार्गदर्शन और सहयोग से लगातार भाजपा आगे बढ़ रही है। नरुका ने जानकारी दी कि मोती डूंगरी पर समिति परिसर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप को जल्दी शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे। देखिए, पहले तो मैं सर्वप्रथम तो मेरे इस आज का जो निर्वाचन हुआ है उस निर्वाचन के लिए जो सबसे प्रथम जो बधाई है मैं और आभार है माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, सांसद जी को, उनको देना चाहता हूं कि उन्होंने एक विश्वास जताया मेरे में और सहकारिता का काम मेरे को उन्होंने दिया और इस सहकारिता के काम के तहत ही ये क्रय विक्रय का चुनाव हो रहा है। मैं इसी के साथ साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, जिन्होंने इस चुनाव के लिए सिस्टम को चालू किया, और माननीय हमारे गौतम दत्त जी जो सहकारी मंत्री हैं, उन्होंने पूरा सहयोग करके इसमें इस चुनाव को कराया है। और साथ में मेरे साथ साथ जो चुने गए 10 डायरेक्टर जो मेरे साथ साथ चुने गए 11 हम लोग, उन लोगों ने सबने सर्वसम्मति से हम सब चुने गए हैं। आपस में सबने बैठकर निर्णय किया। निश्चित रूप से अब हम 11 की जो टीम हमारी आई है, ये टीम अलवर क्रय विक्रय का जो काम है उसको हम बखूबी निभाएंगे और ईमानदारी पूर्वक ढंग से इसमें काम करके इसको आगे बढ़ाना का काम हमारा रहेगा। निश्चित रूप से इसमें जो जिस तरह से अभी व्यापार की कमी है, पैसे की कमी है, उस पैसे की कमी को हम अधिकतम व्यापार कर और ईमानदारी से जीरो टॉलरेंस में हम इस काम को करेंगे और अलवर क्रय विक्रय को आगे बढ़ाएंगे। और नीचे की जो हमारी जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जो जीएसएस हमारे इस क्रय विक्रय से जुड़े हुए हैं, उन जीएसएस को भी हम ऊपर उठा के लेकर आएंगे, उनको भी आगे बढ़ाएंगे। किसानों को अधिकतम फायदा मिले। जो सहकार से समृद्धि का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अमित शाह जी का जो अभियान चल रहा है, मुख्यमंत्री जी का अभियान चल रहा है, उसके तहत हम किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए वो नीचे तक लेवल तक हम देने का प्रयास करेंगे। और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के जो भी एक जो टारगेट्स हैं सहकारिता को लेके, उनको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति का पेट्रोल पंप है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, कब तक शुरू कराएंगे? कब तक मोती डुंगरी पर के लोगों को तेल उपलब्ध करा? देखिए, बहुत जल्द ही, क्योंकि एमओयू हुए अभी बहुत टाइम हो गया, लेकिन जो कागजी प्रक्रिया थी, जैसे मैंने मालूम किया, तो वो कागजी प्रक्रिया अभी तक यूआईटी में ही रुकी हुई थी। यूआईटी से निकल के अब राज्य सरकार को भिजवा दी गई है। निश्चित रूप से मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता कि ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर अंदर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और संबंधित मंत्री जी से बात कर और इसकी परमिशन, जो लैंड यूज का जो विषय है, वो लैंड यूज का परमिशन आ जाएगी, तो हाथ फिर इसका काम चालू हो जाएगा। 10 दिन के अंदर अंदर ये सब सारी कार्रवाई हो जाएगी।
इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक जयराम जाटव, अलवर सरस डेयरी के अध्यक्ष नितिन सागवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इन नेताओं ने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में विकास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सहकारिता क्षेत्र में भी पार्टी आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में अलवर क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष सहित सभी पदों पर भाजपा के प्रतिनिधि विजयी हुए हैं। क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष बने हैं भाई संजय नरूका जी और लक्ष्मी नारायण जी जो उपाध्यक्ष बने हैं, और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। एक तो निर्विरोध जो चुनाव हुआ है इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। सबने मिलजुल के एक साथ ये चुनाव सामंजस्य से लड़ लिया। दूसरा, मैं हमारे यशस्वी केंद्रीय सांसद माननीय भूपेंद्र यादव जी का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जी का भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिन्होंने ये चुनाव करवाए और माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के सानिध्य में और उनके मार्गदर्शन में इस तरह के चुनाव हुए और हमने इसमें सफलता प्राप्त की। और मैं जिस तरीके से भाई हमारे नितिन सागवान जी जिस तरीके से डेयरी में अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आशा करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि इसी तरीके से भाई संजय नरूका जी भी इस तरीके से अच्छा काम करेंगे और हमारे जो यशस्वी केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी उनके विजन को आगे बढ़ाएंगे और सहकारिता के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। क्रय विक्रय सहकारी समिति अलवर के संचालन मंडल के चुनाव तो परसों हुए थे, वो भी निर्विरोध हुए थे। 11 सदस्य थे। सबने मिलकर के कल ये तय किया कि हमारा जो क्रय विक्रय सहकारी समिति का जो सदस्य अध्यक्ष होगा वो होगा संजय नरूका। मैं इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और पार्टी सरकार को, राजस्थान सरकार को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद फिर दोबारा से यही हाल इसका क्रय विक्रय सहकारी समिति राजस्थान का हुआ है। 14 वर्ष के बाद में दोबारा यहाँ अलवर में चुनाव नहीं पूरे राजस्थान में हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को, माननीय भूपेंद्र जी को, केंद्रीय मंत्री जी को और हम सबको कार्यकर्ताओं को, इन सभी जो डायरेक्टर जो बने हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वसम्मति से लक्ष्मीनारायण जी मीणा सैनी ये उपाध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति अलवर के बने। देखिए, सबसे पहले तो मैं संजय नरूका जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज क्रय विक्रय का अलवर का चुनाव संपन्न हुआ और निर्विरोध तरीके से सभी सदस्यों ने उनको अपना अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया है। मैं इस मौके पर आदरणीय सांसद साहब श्री भूपेंद्र यादव जी का, हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी और आभार भी व्यक्त करूँगा कि उन्होंने अलवर में ये चुनाव बहुत टाइम से पेंडिंग थे, विश्वास जताया और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये किसानों की संस्थान है, तो पार्टी से ऊपर उठ के जैसे हम डेयरी में काम कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम क्रय विक्रय में भी आदरणीय संजय नरूका जी के नेतृत्व में पार्टी से ऊपर उठकर काम। इस अवसर पर तीजो पीआर मीणा, महेश पटेल, मुकेश पटेल, फखरुद्दीन, भवानी सिंह, लीलाराम गुर्जर, MP पटेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। निर्विरोध निर्वाचित 11 संचालक सदस्यों में बरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति से तीजो मीणा, सालपुर से फखरुद्दीन, अकबरपुर से महेश गुर्जर, रतनगढ़ पाला मुकेश गुर्जर, मालाखेड़ा सुरेश चंद व्यास और कलसाड़ा समिति से हरिराम चौधरी चुने गए हैं। व्यक्तिगत सदस्यों में रामदयाल सैनी, शीला देवी और शांति सैनी निर्वाचित हुए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने लोकसभा के मानसून सत्र में राजनीतिक लाभ के लिए महिला आरक्षण और परिसीमन बिल लाने की योजना के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को लाभ नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी बताते हैं, लेकिन ओबीसी के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं। इसके अलावा परिसीमन बिल का भी राजनीतिक उपयोग कर भाजपा 2029 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में आना चाहती है। इसी वजह से विभिन्न राज्यों में सीटों का फेरबदल करने की योजना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूर्व में भी जब लोकसभा चुनाव हुए थे 2 साल पहले, 2 साल से ऊपर हो गए, तभी भी इनका बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, शाह का, बीजेपी के सभी नेताओं के
आम पब्लिक के बीच में जाकर के इन्होंने मीडिया के सामने ये कहा था कि आपकी बात 400 पार। तो इनका तो एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना, उसमें फेरबदल करना। इनका मेन मकसद वो है ताकि भविष्य में कोई इस तरह से ना हो, चुनाव की प्रक्रिया खत्म करी जाए, हमेशा के लिए बीजेपी करा दे। तो ये गलत तरीके से जुमलेबाजों की सरकार है, ये कुछ भाषण देती रहती है। चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में पब्लिक ने इनको नकार दिया है, लेकिन बीजेपी के जो दोनों नेता बड़े हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो प्रधानमंत्री, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी, इनके दिमाग में आई पड़ी है कि हमको कैसे भी 400 पार करना है। चुनाव का भी टाइम है, अभी 2.5 से 3 साल का है लोकसभा में, लेकिन ये अभी मानसून सत्र में एक नहीं, दो नहीं, 7 बिल लेकर आ रहे हैं जो पूरी तरह आम जनता के खिलाफ है, जिसमें चाहे ओबीसी आयोग को लेकर कार्य हो, चाहे महिला बिल लेकर कार्य हो। महिला बिल पूर्व में भी इन्होंने सबमिट कर दिया, जो पास नहीं कर पाए, कि जो इन्होंने पहले बिल महिला बिल सबमिट किया था उस टाइम पे हमारी पार्टी साथ थी इनके, लेकिन अब दोबारा जब लागू नहीं किया, अब उसको दोबारा लेकर आइए तो उसमें छेड़छाड़ करिए। जो ओबीसी मेन हमारी महिलाओं को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, जबकि हमारी कांग्रेस पार्टी तो पूर्व में पंचायत राज में भी राजीव गांधी के टाइम से दे दी, महिलाओं का पूरा अधिकार दे दिया, लेकिन बीजेपी सरकार आज तक महिलाओं को नहीं दे पाई। और ये ओबीसी के जो लेकर आ रहे हैं उसमें, चाहे महिला को बिल लेकर आए उसमें पूरी तरह महिलाओं को भागीदार नहीं दे रहे, तो उसका हम अब फिर विरोध करेंगे, या तो पुराना उस पर आए। तो ये दे करके बिल को कैसे पास कराया जाए, राज्यसभा में इनकी संख्या नहीं है जो पास कराए, तो ये राज्यसभा के सदस्यों को तोड़ रही है। पूर्व में इन्होंने तोड़ना, पश्चिम बंगाल में तो उन्होंने कांग्रेस के आदमियों को तोड़ लिया, और पंजाब में आम आदमी पार्टियों के सांसदों को तोड़ लिया, राज्यसभा के सांसदों को कैसे भी तोड़ रहा है। अब इनकी नजर महाराष्ट्र में कि किसी तरह पवार ग्रुप के को तोड़ा जाए और उनके सांसदों को ली जाए। राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शांत है। तो ये किसी भी तरह, चाहे मानसून सत्र में हो चाहे बाद में हो, ये किसी भी तरह आगे आने वाले टाइम में लोकसभा में अपनी संख्या पूरी करेंगे 400, और ये मनमानी करेंगे, हरदर्मी करेंगे, जिसमें भारत के संविधान को पूरी तरह बदल देंगे। खतरा है। मैं आम जनता के उसमें बताना चाहूँगा कि ये आगे सब पब्लिक देख रही है, आगे आगामी आने वाले चुनाव में तो हम देख रही, पब्लिक देख रही कि इनको घर बैठाने का काम कर रही है, लेकिन बीच बीच में तोड़ के, खरीद कर, विरोध कर, चोरी से, ईडी सीबीआई का धमका करके इस तरह से जो गलत तरीके से तोड़ कर रही है, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने का है। ये किसी भी तरह नहीं है, मैं इनके बहुत शब्दों में निंदा करता हूँ। सर, आपको लगता है कि जो परिसीमन जो लागू कर रहे हैं लोकसभा में बिल लेकर है, उसमें भी मनमानी करेंगे और इसमें भी दुरुपयोग किया जाएगा? ये हर चीज में मनमानी कर रहे हैं, इन जुमलेबाजों को कोई पता नहीं, हर चीज में ये परिसीमन में भी कर रहे हैं, हर चीज में कर रहे हैं। कहीं भी देख लो, ये किसी भी तरह हिंदुस्तान के संविधान को बदलना चाहते हैं और अपने ढंग से ये संविधान में फेरबदल करेंगे। इनके जो शुरू में जो नेता थे, जो आज़ादी के टाइम में संविधान बना था, उस टाइम पे भी इन्होंने विरोध किया था। इनके नेताओं ने, जो आज नहीं है, उन्होंने विरोध किया था। तो ये शुरू से विरोध करते रहे, ये अपने हिसाब से संविधान को बनाएंगे और उसको तोड़-फोड़ करेंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों ने गुरुवार को अलवर के मिनी सचिवालय गेट तक रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनी मिनी सचिवालय पहुंची और सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि वे वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मानदेय और सामाजिक सुरक्षा संबंधी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। ज्ञापन में आशा सहयोगिनियों ने मासिक मानदेय 24,000 रुपये निर्धारित करने, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता राशि देने और 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन लागू करने की मांग उठाई। इसका हमें 1 रुपया नहीं दिया गया। जैसे कि हमसे आभा कार्ड बनवाए गए तो हमें 1 रुपया नहीं दिया गया। जैसे कोई आयुष्मान कार्ड बनवाए गए तो हमें 1 रुपया नहीं दिया जाता। आज आप कलेक्ट्रेट पर आए हो, किस लिए आए हो? हम इसलिए आए कि हमारा जो मानदेय, हमारी 2 ही मांगे हैं सरकार से, या हम परमानेंट करें और हमारा मानदेय में बढ़ोतरी करें। हमारी 2 मांगे सरकार से। अगर आपके द्वारा पहले ज्ञापन भी दिए गए हैं, जयपुर में जाके स्वास्थ्य मंत्री से आप मिले भी हो? स्वास्थ्य मंत्री हमको नहीं मिला, हमारा ज्ञापन भी नहीं लिया गया। ताकि हम जयपुर भी गए थे, हमारी बहुत सारी बहनें गई थी, लेकिन हमारा ज्ञापन नहीं लिया गया, क्योंकि आशाओं के ही साथ ऐसा क्यों करती है आज सरकार? कलेक्ट्रेट पर क्यों आए हो आप? आज इसलिए आए, हम ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को। हमारी बातें जो आगे पहले भी दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। आज हमें जवाब चाहिए। अगर हमें जवाब नहीं मिलता है तो हम आगे लड़ाई जारी रखेंगे और हम जब तक काम
काम नहीं करेंगे जब तक हमारे मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होती। जब ये आशा बहनें रिटायरमेंट पे जाती है तो इनको ये कागज का टुकड़ा थमा दिया जाता है। नाम क्या है? मांगे हैं सरकार से कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। लगातार हम बहनें आंदोलन कर रही हैं और हमारी एक मांग है कि हमें 24,000 न्यूनतम मजदूरी दी जाए। हमारी सभी बहनें सरकार को जो भी सेवा है मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन हमेशा 24 घंटे तैयार रहती हैं हमारी सारी आशा बहनें, लेकिन अभी तक सरकार ने हमारी कोई मांगों पर कोई सुनवाई नहीं करी है और ना ही हमें कोई आश्वासन दिया गया है कि हमारी मांगों पे कोई कार्रवाई हो रही है। इसलिए आज हम सभी बहनें यहाँ कलेक्टर ऑफिस पे उपस्थित हुए हैं। आशा सहयोगिनियां जयपुर भी गई थी स्वास्थ्य मंत्री से मिलने, क्या हुआ? और हमने जन सुनवाई में सीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन वहाँ से भी अभी हमारे पास कोई ऐसी जवाब नहीं आया है कि जिससे हमारी कोई मतलब। भारतीय मजदूर संघ का 72वां स्थापना दिवस गुरुवार को अलवर बस स्टैंड परिसर में माता के मंदिर के पास मनाया गया। इस अवसर पर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेकड़ी सहित भारत माता के चित्रों पर माल्यार्पण हुआ। साथ ही विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं रोडवेज के दोनों डिपो के गेट पर संघ का झंडा बदले जाने के अवसर पर मिठाइयां वितरित की गई। प्रदेश कार्यालय प्रमुख महेश चतुर्वेदी और जिला प्रवक्ता मुन्नालाल शर्मा ने बताया कि दत्तोपंत द्वारा 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई थी। राष्ट्रवाद से उत्प्रोत इस संगठन ने लगातार मजदूरों के हितों के लिए काम किया है। आज भारतीय मजदूर संघ 72वां स्थापना दिवस है। 23 जुलाई 1955 को माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। इससे पूर्व भारतीय मजदूर संघ से पूर्व कम्युनिस्टों को इस क्षेत्र में एक तरह से बोलबाला था और उनके द्वारा चीन और रूस समर्थक बातें की जाती थी। जब 71 में युद्ध हुआ था उनके द्वारा कम्युनिस्टों के द्वारा जो आयुध जो हमारी फैक्ट्री थी उनको बंद कर दी गई थी। उससे पूर्व भी इनके द्वारा कई कारनामे किए गए थे। उसको देखते हुए भारतीय मजदूर संघ की जो नींव रखी गई, जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत है और सदा के लिए उनका जो हित जो होता है, सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि, उद्योग बाद में और तीसरे नंबर पर जो श्रमिक हित आता है। तो हम जो उसके स्थापना के बाद जो इनकी मोनोपोली थी और जो है मनमाना ये काम करते थे वो समाप्त हुआ और इसका विस्तार और विकास लगातार जारी है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भविष्य में इसका और जो है भविष्य इसका उज्जवल है और भारतीय मजदूर संघ आगे जाएगा निश्चित। आज यहाँ दोनों जो वर्कशॉप के जो गेट पर झंडा बदला जाएगा, नए झंडों को जो है किया जाएगा, नए झंडे लगाए जाएंगे और मिठाइयाँ बांटी जाएगी। आज उनके एक आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज जो है इनका जन्मदिन भी है बाल गंगाधर तिलक का, तो उसके उपलक्ष्य में भी ये आयोजन किए जा रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ का 72वां स्थापना दिवस जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भोपाल में 1955 में 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की और स्थापना के बाद ही केवल राष्ट्रहित, उद्योग हित और समग्र हित को ध्यान में रखते हुए आज तक उस काम को आगे बढ़ाया और उस काम का ही परिणाम है कि हम राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, बाद में हमारे उद्योग आते हैं और फिर बाद में कर्मचारी का हित आता है। और इसी परंपरा के आधार पर आज भारतीय मजदूर संघ जो है भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जो है नंबर 1 का संगठन है। आपको याद होगा G20 के टाइम पर भी 20 देशों के जो आयोजक हुए थे उसमें भी L20 का कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ को मिला था और उसके बाद पूरे भारत में पूरे विश्व के अंदर लोग जो है वो मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं। हमारी सभी समस्याओं के समाधान कैसे हों, राष्ट्र आगे कैसे बढ़े, उद्योगपति जो पैसा लगाते हैं उद्योग आगे कैसे बढ़े, सबको ध्यान में रख के भारतीय मजदूर संघ जो है वो अपना कार्य नित आगे बढ़ाता जा रहा है। और आज उसी क्रम में सभी संगठनों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय मजदूर संघ जो है वो विश्व का नंबर 1 संगठन है। महेश चतुर्वेदी, प्रदेश कार्यालय प्रमुख, भारतीय मजदूर संघ, राजस्थान, जयपुर। अलवर शहर में सीवरेज लाइन की वजह से जगह जगह गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। गुरुवार को कचहरी रोड पर ईंटों से भरी एक ट्रॉली सड़क में धंस गई, जिससे कुछ समय के लिए आवागमन प्रभावित रहा। इसके बाद जेसीबी मशीन बुलाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रॉली को बाहर निकाल लिया गया। ट्रॉली हटाए जाने के बाद कचहरी रोड पर यातायात फिर से सामान्य हो गया। घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए ATL टीवी के साथ। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल
अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन। कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses.
एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। डीआईजी अनिल कुमार बेनीवाल ने अकबरपुर थाने का निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार डीआईजी बेनीवाल ने इस थाने को गोद लिया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना भवन, साइबर अपराध की रोकथाम, पुलिस कार्यप्रणाली और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अकबरपुर थाना अपेक्षाकृत नया है और मुख्यालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप इसके कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इस दौरान थाना भवन की जर्जर स्थिति भी सामने आई। डीआईजी ने बताया कि भवन की स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी, जिससे आवश्यक कार्रवाई कराई जा सके। इसके अलावा साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर भी बैठक आयोजित की गई। डीआईजी ने पुलिस कर्मियों को साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, लोगों में जागरूकता बढ़ाने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के संबंध में हिदायतें दी है। आज अकबरपुर थाने का निरीक्षण किया है। अकबरपुर थाना जैसे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको सबको एक एक थाना गोद लिया गया है और मेरे द्वारा अकबरपुर थाने को गोद लिया है। उसी के संबंध में आज मैं अकबरपुर थाने के निरीक्षण में जो पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा निर्धारित मापदंड है उसमें थाना कैसा कर रहा है, क्या क्या चीज़ों में अच्छा कर रहा है, किन चीज़ों में काम ठीक नहीं है, इनका रहन सहन है, इनकी बिल्डिंग है, उन सारे विषयों पे आज हमने डिटेल में चर्चा की है। थाने का काम कैसा है उसको देखा है, उसको समझा है और पुलिस मुख्यालय के जो मापदंड है कोशिश यही है कि थाने को, क्योंकि नया थाना है, बहुत पुराना थाना नहीं है ये, अभी 3 साल हुए इसको बने हुए, और इस थाने को जो पुलिस मुख्यालय की जो दिशा निर्देश है उसके हिसाब से ये थाना अच्छा कार्य करे और जो मापदंड है उनको ये खरा उतरे। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज मीटिंग, आज निरीक्षण यहाँ किया गया है और आने वाले दिनों में जो थाने की कार्यशैली है उसके अंदर आपको बहुत अच्छा चेंज, प्रभाव, पॉजिटिव डायरेक्शन आपको दिखाई देगा। सर एक भवन जर्जर भी है, बरसात के समय बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं। इसकी रिपोर्ट बना के हम पुलिस मुख्यालय को इस पर सबमिट करेंगे कि पुरानी बिल्डिंग है, चौकी के अंदर चल रहा है और पुरानी बिल्डिंग है और बिल्डिंग की भी हालत ठीक नहीं है, तो जल्दी इसके लिए नई जमीन हम लोग अलॉट करवाएंगे। अलॉट करवा के उसके लिए भवन निर्माण का भी बजट के लिए पुलिस मुख्यालय में जंतर मंतर पर लाठी चार्ज को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाते हुए बेरोजगार युवाओं एवं विद्यार्थियों द्वारा रामगढ़ में विशाल पैदल मार्च निकाला गया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम एसडीएम सुभाष यादव को ज्ञापन सौंपा गया। पैदल मार्च नरसिंह महाराज के मंदिर से शुरू होकर उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचा। साथ ही नारेबाजी की गई। वक्ताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक, महंगाई और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पैदल मार्च निकाला गया है। उन्होंने पेपर लीक के लिए कठोर कानून और जंतर मंतर की घटना की निष्पक्ष जांच कर घायल छात्रों को न्याय दिलाने पर जोर दिया है। इस अवसर पर सरदार राजन सिंह, समीर खान, अंसार रामगढ़िया, हेमंत, योगेश पहाड़िया, वीरेंद्र महबूब, आदिल रशीद और नितिन बैरवा आदि मौजूद रहे। रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम हाजीपुर में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने शिविर प्रभारी एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर कई मांगे रखी है। ज्ञापन के अनुसार हाजीपुर में राजकीय स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। साथ ही मुंडका से नंगलीवाल तक सड़क टूटी हुई है। इस मौके पर सरपंच रामकली देवी, समाजसेवी शमशेर खान, दीवानचंद, पूर्व सरपंच डॉक्टर आदित्य, उमरदीन, सफी मोहम्मद और मोहन राम सैनी आदि मौजूद रहे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बालेटा में लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के रोड टू स्कूल कार्यक्रम के तहत गणित मेले का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य छात्राओं में गणित विषय के प्रति डर को दूर करना और खेल खेल में व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाना था। मेले के दौरान छात्राओं ने गणित से संबंधित कई तरह की शिक्षण अधिगम सामग्री और आकर्षक मॉडल्स तैयार किए। इस अवसर पर प्रिंसिपल संगीता गौड़ सहित फाउंडेशन प्रतिनिधि सद्दाम हुसैन, सतीश चौधरी, मोनिका और अमीशा गोयल उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर बालिकाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता की सराहना की।
अलवर के मालवीय नगर कच्ची बस्ती स्थित रामदेव जी महाराज मंदिर में गुरुवार को जगन्नाथ जी महाराज महोत्सव अलवर पर विशेष पूजन हुआ। यहां रामदेव जी महाराज सहित सभी देवी देवताओं को भोग अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं ने महाआरती में भाग लिया और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के सेवक पुजारी सूरज कुमार ने आयोजन की जानकारी दी। राजगढ़ के ग्राम बरेर स्थित योगी मोहल्ले के समीप मुख्य सड़क पर हर साल वर्षा के दौरान जल भराव हो जाता है। स्थानीय निवासी राजेंद्र ने बताया कि ऐसे में स्कूली बच्चे परेशान हो रहे हैं, साथ ही अन्य ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ फिसलने और दुर्घटना होने का भी खतरा बना रहता है। उन्होंने संबंधित विभाग से शीघ्र स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में इस बार नरमा कपास का रकबा अधिक बोया गया है। वहीं बारिश होने के साथ ही अब इन खेतों में हरियाली दिखाई देने लगी है। बारिश से पहले ही खेतों की निराई गुड़ाई कर दी गई थी। इससे अनुपयोगी घास पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इसके चलते अब बारिश होने के बाद कपास के पौधे लगातार बढ़ रहे हैं। क्षेत्र के किसान ईश्वर सिंह, गणपत सिंह, प्रमोद सिंह, मदन लाल, ईश्वर और रूप सिंह के अनुसार इंद्रदेव मेहरबान है और सभी फसलों को फायदा पहुँच रहा है। अलवर शहर के वार्ड 22 में कई क्षेत्रों में सीवरेज लाइन डालने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। इससे यहां बारिश का पानी भर जाता है। स्थानीय निवासी प्रमोद सिंह, बालूराम, एडवोकेट रिपु दमन, भूपेंद्र और हरि किशन के अनुसार गायत्री मंदिर रोड से मोइना बाबा की प्याऊ तक सीवरेज लाइन के लिए सड़क तोड़ी गई थी। इसका तो डामरीकरण कर दिया गया, लेकिन पुलिस लाइन की तरफ वाली सड़क आज भी जर्जर हालत में है। बारिश का पानी भरने से यहाँ गहरे गड्ढे बन गए हैं जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरोका से आग्रह किया है कि संबंधित ठेकेदार को दिशा निर्देश देकर गहरे गड्ढों को तत्काल भरवाया जाए। और वहीं अकबरपुर से गोपालपुरा कालीखोल मार्ग पर जगह जगह बने गहरे गड्ढों में बरसात का पानी भरने से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। सड़क के दोनों नालियों का निर्माण नहीं होने से बारिश का पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है। यहाँ दोपहिया वाहन चालक कई बार फिसल कर घायल भी हो चुके हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को झेलनी पड़ रही है। गोपालपुरा, कालीकोर और बेरा गांव के विद्यार्थियों ने बताया कि करीब 50 से 60 बच्चे प्रतिदिन इसी मार्ग से स्कूल आते जाते हैं। गंदे पानी से गुजरने के कारण स्कूल यूनिफॉर्म खराब हो जाती है और कई बार बच्चे फिसल कर गिर भी जाते हैं। पूर्व उप सरपंच गोपी मुकेरिया ने बताया कि पिछले करीब 5 वर्षों से यह समस्या बनी हुई है। सड़क निर्माण का प्रस्ताव बजट में स्वीकृत होने के बावजूद अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। यहाँ पे पानी भर जाता है हर साल। कितने समस्या आती है निकलने में बाहर। कितने गड्ढे हो रखे हैं यहाँ पे पूरा रोड खराब है। पूरा रोड खराब है, पानी के अंदर हो रहा है। हाँ, पानी के अंदर होगा, बीमारी का डर है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, जूते भी नहीं पहन के आते, मैडम भी लड़ती है। हम कालीकोल गांव से गवर्नमेंट अकबरपुर स्कूल में जाते हैं, पैदल जाते हैं, रास्ते में गड्ढे हो रखे हैं, उनमें पानी भरता है। यहाँ पर कालीखोल में जो है सड़क पे पूरा गड्ढे में पानी भरा हुआ है और हम इसी में से निकलते हैं रोज। हमारा निवेदन है इसको सही किया जाए। कौन सी में पढ़ते हो, कहाँ जाते हो? हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, अकबरपुर पैदल जाते हैं। हमारे कपड़े जो गंदे हो जाते हैं, ड्रेस जो है, हम खुद भी गंदे हो जाते हैं और यहाँ पर खड्डे ही खड्डे हो रखे हैं रोड पे पूरे। रोड के बड़े हालात ख़राब है। इसमें हमने जयन साहब को भी सूचित किया था, जो कैंप लगा था उसमें, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी वो बोलती है पास हो गया, पास हो गया। पास तो हो गया तो बनवाओगे कब इसको? बनवाते तो है नहीं। जिसमें बच्चों को भी आने जाने में, स्कूल के बच्चे आते हैं सुबह, चप्पल जूतों को हाथ में लेके निकलते हैं सुबह शाम रोज़। जूते पहन के आते हैं, जूतों को भी हाथ में लेके जब जा पैंटों को ऊपर करके जब निकलते हैं इसमें से, पानी में से आने जाने के लिए बहुत दिक्कत आती है इसमें। कितने गाँव जुटते हैं इसमें? कालीखोल है, बेरा है, गोपालपुरा है और आगे अकबरपुर के भी काफ़ी मकान बने हुए हैं, अकबरपुर वालों के भी। तो इसमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कोई गिर जाता है पानी में, पता नहीं पड़ता है पत्थर मोटा कहाँ पे पानी में। जो कालीखोल का 5 किलोमीटर रास्ता है, ये बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है। स्कूल के बच्चों को भी परेशानी है आवागमन में। इनको स्कूल के जो बच्चे आते हैं अपने जूते चप्पल पैरों में लेकर के जब पानी से निकल पाते हैं बेचारे, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब है रास्ता। और इसका मतलब बजट में इसका स्वीकृत भी हो गया था, 1.5 करोड़ रुपए हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए से उसका कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। अकबरपुर रेंज में नटने का बारा सुरक्षा दीवार के समीप पहाड़ पर लेपर्ड को देखने भीड़ जमा हो गई। यहाँ एक पुराने खंडहर पर लेपर्ड बैठा नजर आया। इसे देखने के लिए नटने का बारा मालाखेड़ा रोड पर तमाशबीन जमा हो गए। लगभग 800 मीटर दूरी पर पहाड़ पर बैठे लेपर्ड की तस्वीरें भी खींची गई। स्थानीय निवासी चेतराम वर्मा, महेंद्र बागड़ी, राम सिंह गुर्जर और राम खिलाड़ी के अनुसार
चांद पहाड़ी निर्भयपुरा गांव के आसपास लेपर्ड अक्सर नजर आता है। एक दिन पहले एक मवेशी का शिकार भी हुआ था। ऐसे में ग्रामीण खेतों में जाने से भी डर रहे हैं। वहीं अकबरपुर रेंजर हेमंत सिंह ने बताया कि शाम के समय चांद पहाड़ी बीट में पहाड़ पर स्थित पुराने आर्कियोलॉजी स्ट्रक्चर पर लेपर्ड बैठा हुआ था। यहाँ मौजूद लोगों को वन कर्मियों ने समझाकर हटा दिया है। आज चांद पहाड़ी बीट के पास में जो वन सुरक्षा हेतु दीवार बनाई गई थी, उसके पास में ही एक पुराना आर्कियोलॉजी स्ट्रक्चर है, उस पर लेपर्ड दिखाई दे रहा था। तो उस क्रम में काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे। स्टाफ द्वारा जाके उन लोगों को समझाइश की गई, उसके बाद जाम खुलवाया गया। ये देख रहे हैं सब, कल तो ये जो गाय मारी थी, उसके बाद में अब ये टाइगर है, पैंथर है, आराम से सो रहा, जनता देख रही है। गांव वालों को जीव दुब्बर कर दिया। ये तो वन विभाग इनके थोड़े निगरानी करे, वन विभाग की सतर्कता बरतनी चाहिए, यहाँ आए और इनको देखना चाहिए। डोंगन बैठे हैं अभी, एक तो नीचे है, एक ऊपर बैठा है और यहाँ अपने जनता की भीड़ लगी हुई है। तो दिख रहा है साहब? हाँ, साफ दिख रहा है, साफ बैठा हुआ है। पहले भी आ गया। हाँ, 2 बार कल बच्चों गाय मार गए एक तो। अकबरपुर निवासी स्वर्गीय मनीष मीणा की पुण्यतिथि पर अकबरपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अकबरपुर रेंज वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस दौरान कुल 117 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रेंजर हेमंत सिंह ने बताया कि उनके विभाग के कर्मचारी के पुत्र मनीष मीणा की पुण्यतिथि पर यह शिविर आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकती है। कैंप में वन विभाग के 15 कर्मचारियों ने भी रक्तदान कर समाज को मानव सेवा का संदेश दिया। अवगत कराया कि इनके जो सुपुत्र है मनीष जी, उनका पिछले साल इसी दिन देहांत हो गया था। उसी उपलक्ष्य में इन्होंने आज रक्त शिविर का इनके स्थानीय अकबरपुर के निवासी, उनके दोस्त वगैरह और इनके जो साथी रहे हैं बचपन के, उनके द्वारा ये आयोजन किया गया था। इसमें हमें भी इन्होंने आग्रह किया था कि आपकी तरफ से आप ब्लड डोनेट करें। तो लगभग हमारे आज 15 स्टाफ साथियों ने वन विभाग की तरफ से ब्लड डोनेट किया है ताकि। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में जिला सचिवालय में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने राज्य मार्गों पर सड़क सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए रोड सर्विस लाइन्स टीम का गठन करने के निर्देश दिए। इससे राज्य राजमार्गों पर होने वाले अवैध अतिक्रमणों की पहचान कर उन्हें शीघ्र हटाया जा सकेगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि आगामी सोमवार तक सभी स्थायी एवं अस्थायी अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही राजमार्गों पर बनाए गए अवैध कट्स को तत्काल बंद करने की हिदायत दी गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने गत माह हुई प्रत्येक सड़क दुर्घटना की समीक्षा करते हुए दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण किया। साथ ही जिले में पंजीकृत 302 बाल वाहनों की जांच और इनके चालकों का चिकित्सा विभाग के माध्यम से नेत्र परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय सहित एडीएम शिवपाल जाट, एडिशनल एसपी श्रीमन और जया सिंह आदि उपस्थित रहे। और वहीं खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन केंद्र की जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी, अफीम एवं गांजे की अवैध खेती, अवैध दवाइयों के दुरुपयोग और भांग के वैध ठेकों के संचालन को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने औषधि विभाग को मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने के निर्देश दिए। इस पर सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि जिले में 790 मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और शेष पर जल्दी इन्हें लगा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिले के सभी स्कूलों एवं कॉलेजों में नियमित रूप से नशा मुक्ति गतिविधियां आयोजित की जाए। उपस्थित अधिकारियों को कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई एवं चालान सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय और एडीएम शिवपाल जाट सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। खैरथल तिजारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष शैलेंद्र व्यास के निर्देशन एवं सचिव अजीत कुड़ी के मार्गदर्शन में सघन पौधरोपण किया गया। गुरुवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बास्केटबॉल नगर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे। कार्यक्रम में प्राधिकरण अध्यक्ष और सचिव के अलावा न्यायिक अधिकारी दीपेंद्र माथुर, जगदीश प्रसाद मीणा, सीमा कुमारी, डॉक्टर सुरभि सिंह और खुशबू कवरिया ने भी पौधरोपण किया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र व्यास एवं सचिव अजीत कुड़ी ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि अधिक से अधिक पौधे लगाना और उनकी नियमित देखभाल करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है।
इस अवसर पर नोडल प्रिंसिपल गोपाल सिंह सहित विद्यालय स्टाफ, वन विभाग की टीम और पैरा लीगल वॉलंटियर्स आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक शपथ के साथ हुआ। संविधान द्वारा तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाए जाने की स्मृति में ईपी विद्यालय खैरतल में तिरंगा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के अवसर पर विद्यालय परिसर राष्ट्र प्रेम के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 4 के विद्यार्थियों जयंत यादव, कविता एवं काव्या तनेजा ने किया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। वहीं निदेशक आजाद चौधरी ने कहा कि तिरंगा भारत की अस्मिता, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, वीर जवानों के बलिदान और 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को तिरंगे के तीनों रंगों और अशोक चक्र के महत्व की जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्राचार्य आचार्य राजेश कुमार सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में मनोनीत प्रधान सन्नो देवी और ने विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने उन्हें बधाई दी। साथ ही कई अधिकारी और भाजपा नेताओं सहित प्रमुख लोगों की मौजूदगी रही। उन्होंने प्रधान के नेतृत्व में पंचायत समिति द्वारा निरंतर विकास, जन कल्याण और प्रगति के नए आयाम स्थापित करने की उम्मीद जताई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपोकड़ा की प्रधानाचार्य संगीता बंसल का एक कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। विद्यालय परिसर में एसडीएमसी सदस्यों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं स्टाफ ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए और शोल उड़ाया। साथ ही शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने, अनुशासन बनाए रखने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यों को सराहा। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता दिनेश गुरु ने किया। इस अवसर पर एसडीएमसी सदस्य पदमचंद मित्तर, राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ इकाई अध्यक्ष पवन गुप्ता, नरेश जांगिड़, अग्रवाल समाज अध्यक्ष टीटू गर्ग सहित रमेश चंद जांगिड़ और विनय प्रजापति आदि उपस्थित रहे। एसडीएमसी सदस्य टपोकड़ा विद्यालय, हमारे प्रधानाचार्य जी श्रीमती संगीता बंसल जी लगातार 7 साल तक सेवा देकर इनका स्थानांतरण जयपुर हो गया है, तो आज उसी की उसमें मतलब वो ने और स्टाफ ने मिलकर इनको विदाई दी है। और जो इनका प्रेम स्कूल के प्रति था वो बहुत सराहनीय था और इन्होंने बहुत ऊंचाई तक हमारे स्कूल लेके गए और हम आशा करते हैं कि जहाँ भी ये जाएं और ऊंचाई तक स्कूल को लेके जाएं। और इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी जो हमें इतना इन्होंने टाइम दिया। खैरतल में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वार्ड 29 स्थित माया कॉलोनी में देर रात अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए 5 गैस सिलेंडर और कार की स्टेपनी चोरी कर ली। पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार माया कॉलोनी निवासी होटल व्यवसायी किशोर कुमार 20 जुलाई को परिवार सहित एक रिश्तेदार की शादी में जयपुर गए थे। इसी दौरान 21 जुलाई को देर रात चोर मकान में घुसे और बरामदे में रखे 5 सिलेंडर सहित स्टेपनी चोरी कर फरार हो गए। मंगलवार सुबह परिवार के लौटने पर चोरी का पता चला। सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक वारदात से पहले और बाद में घर के आसपास घूमते दिखाई दे रहे हैं। उधर पुलिस ने बताया कि अभी तक इस संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। लंच ब्रेक के दौरान स्कूल से 3 छात्र लापता होने पर मचा हड़कंप। एनईबी क्षेत्र के हरदेवदास स्कूल के बच्चों की जारी है तलाश। हत्या के दोषी पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के परिजनों को तलवारों से किया घायल। पाटा गांव में सामने आई वारदात। वहीं बंटवारे के विवाद में जेठ ने महिला पर किया जानलेवा हमला। पेपर लीक के मुद्दे पर एनएसयूआई ने कला कॉलेज पर किया प्रदर्शन। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने केंद्र को लिया आड़े हाथ। और साल के चंद दिनों में ही दर्शन देते हैं बूढ़े जगन्नाथ महाराज। नारियल बांधकर सुभाष चौक मंदिर में मन्नतें मांग रहे हैं श्रद्धालु। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर।
खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का।